नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मुगल राजवंश की। मुगल राजवंश के सबसे महान सम्राट, इस वंश के तीसरे सम्राट अकबर या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा सम्राट था और ऐसा माना जाता है कि वो तैमूर वंशावली के मुगल वंश का शासक था और अकबर को अकबर आज़म या अकबर महान भी कहा जाता है। वैसे अकबर महान की जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, ये इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है, लेकिन शायद इस पे भी संदिग्ध ये माना जाता है, क्योंकि कुछ कार्य उन्होंने अच्छे किए तो कुछ कार्य ऐसे भी किए जिससे उनको महान कहना आसान नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अकबर को अकबर आज़म या अकबर महान कहा जाता है। शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन अगर उनके समकालीन महाराणा प्रताप की बात की जाए तो समकालीन महाराणा प्रताप भी महानता का पर्याय ही थे, क्योंकि उनके बारे में इतिहासकारों ने उतना नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए था। और हमारी युवा पीढ़ी को ये तो जानकारी होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप भी क्या सम्राट नहीं थे। अकबर को चैलेंज देने वाले, अकबर को नीचा दिखाने वाले, चाहे बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की। लेकिन फिर भी मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। तो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े से धर्मपरायण थे और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में उनकी आस्था थी। लेकिन ये कितनी सत्यता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था अकबर। तो अगर बात करें तो नसरुद्दीन और हमीदा का पुत्र जो मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अगर बात करते हैं तो वह तैमूर खानदान और उसका मातृपक्ष चंगेज़ खान से संबंधित था। आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि तैमूर लंग कौन था और चंगेज़ खान कौन था। मैं इनके बारे में फिर चर्चा करना चाहूँगा, किसी दिन फिर चर्चा करूँगा। तो अकबर के शासन की अगर हम बात करते हैं तो 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, क्योंकि दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र उसी के कब्जे में था। पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण की ओर कूच करने वाला अकबर उस समय का समकालीन सबसे महान सम्राट माना जाता है और हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर समर्थन और प्यार उसे मिला और उसने एक नए धर्म की भी स्थापना करने का प्रयास किया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। तो अगर हम बात करें आज अकबर की, तो अकबर क्यों प्रसिद्ध है? अकबर मुगल वंश का तीसरा राजा था। अकबर के पिता हुमायूं थे और हमीदा बानो उसकी माता का नाम था। अगर अकबर की बात करें तो दीन-ए-इलाही नामक उसने एक नए धर्म का या नए संप्रदाय का जो है उसने इजाद किया था या शुरुआत की थी। वो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने इसका श्रेय उसी को जाता है। अगर हम बात करें तो उसका बचपन बड़ा संघर्षों में बीता और उसके पिता हुमायूं को अमरकोट में शरण लेनी पड़ी, तो वहीं पर उसका जन्म हुआ था और उसने पानीपत के युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था और अपने साम्राज्य के गठन करने के लिए उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने का कार्य उसने किया था और भारतीय उपमहाद्वीप पर उसने जो है पूरा एक तरह से भूख भाग पर अपना कब्जा किया था। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और हिंदू राजपूत राजाओं से उसके राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए और इस तरह से उसको महान बताया गया। तो अब अगर हम बात करें तो अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई, यानी कि कलाकार में भी उसका रुचि थी और मुगल चित्रकारी को विकास करने वाले जो लोग थे और उन्होंने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया था अपने शासनकाल में। उसके बाद जब जहांगीर था तो जहांगीर ने भी इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगर हम पूरे जीवन परिचय की बात करें तो अकबर का जन्म माना जाता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उसके पिता हुमायूं उस टाइम निर्वासित थे और शेरशाह सूरी ने उसको जो है लंबे टाइम तक सत्ता से बाहर रखा। तो अगर मैं बात करूं तो बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। उसका नाम बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उसके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उसके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्म तिथि एवं नाम बदल दिए थे। तो किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उसके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया। तो अगर ऐसा मानते हैं तो अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ है महान या एक तरह से ग्रेट। तो आरंभिक जीवन की बात करें तो अकबर के पिता ने राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल में जो है शरण ले रखी थी और सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 यानी कि 23 नवंबर
1542 को उसका जन्म अमरकोट में हुआ था। तो यह महाराणा प्रताप का समकालीन था। और हुमायूं भी अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के बारे में माना जाता है कि वो उनके भाई के जो गुरु थे उनकी पुत्री थी और हुमायूं से लगभग 15 से 18 वर्ष छोटी थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है और उनके पिता हुमायूं की वो संतान थे। और उन्होंने मतलब इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में उन्हें दिखाई दिया गया था या उन्होंने ऐसा देखा था और उसका नाम उन्होंने मोहम्मद जलालुद्दीन या जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान उसके वंशज थे और हुमायूं की पश्तून नेता शेरशाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास जो बिता रहे थे और उसी निर्वासित काल में इनका जन्म हुआ। तो अगर हम बात करें उसकी सैन्य या उसके जो उसका बचपन जो बीता, वो एक तरह से लगभग उसका जो शासन था उसमें उसने द्वंद्व, कुश्ती, शिक्षा में उसकी जो रुचि थी वो नहीं रही। और मतलब शिक्षा में उसकी रुचि नहीं थी लेकिन वो द्वंद्व और कुश्ती में जो है उसकी रुचि ज़्यादा रही। तो अकबर 8 वर्ष का था और जन्म से लेकर उसने अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो सीख ली थी। तो अकबर की प्रारंभिक शिक्षा भी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई और इसीलिए अकबर को एक अनपढ़ सम्राट भी कहा जाता है। तो हम बात करें शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद यानी कि शेरशाह के पुत्र इस्लाम साहब के उत्तराधिकार के विवाद से उत्पन्न अराजकता का लाभ हुमायूं ने उठाया और 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यानी कि माना जाता है इतिहास में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद यानी कि जो उसकी असामयिक जो मृत्यु हुई उससे पूरा भारत का इतिहास बदल गया और हुमायूं को पुनः दिल्ली की सत्ता वापस मिल गई। तो कह सकते हैं कि लेकिन हुमायूं का निधन 1556 में हो गया और क्योंकि वो नशा करता था, नशे की हालत में वो सीढ़ियों से गिर गया और उसके बारे में एक कहावत है कि वो लुढ़क कर मर गया। तो इसके बारे में अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। बैरम खां ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार हेतु तैयार किया। तो लगभग 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ अकबर का। ये डेट बड़ी प्रसिद्ध है इतिहास में। तो उस दिन जो है इसका राजतलक हुआ और उसने दिल्ली की सत्ता पर उसका अधिकार हो गया। उसके बाद उसके लिए बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारी चुनौतियां थी और एक तरह से उसका जो शासन था वो बैरम खां के हाथों में था, उसके गुरु के हाथों में था, उसके संरक्षक के हाथों में था। तो खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अकबर के पिता हुमायूं ने अनवरत प्रयास किए लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और उस समय अकबर की उम्र लगभग 14 वर्ष थी और उसका राजतिलक हुआ। तो उसके बाद उनकी अनेक समस्याएं उसके सामने थी। 1563 में शमसुद्दीन अतका खान की हत्या उभरा जन आक्रोश, 1564 से 65 में उज़्बेक विद्रोह और 1566-67 में मिर्जा भाइयों का विद्रोह। ये सारे अकबर के चैलेंज थे और इनके यानी कि 1556 जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जो विक्रमादित्य हेमू के बीच और मुगल सेना के बीच में हुआ, उसमें बैरम खां एक सेनापति थे, उसमें जो है ये निर्णायक युद्ध हुआ और अगर उस समय मुगल युद्ध हार जाते तो शायद मुगल साम्राज्य नहीं होता। तो दिल्ली की जो सत्ता जो बदल यानी कि उस टाइम हेमू विक्रमादित्य ने जो दिल्ली और आगरा पर जो आक्रमण किया था उसमें उनको हार मिली और इसमें मुगल सेना की विजय हुई। सत्ता की वापसी पर फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद जो है ऐसा माना जाता है कि अकबर ने विजय प्राप्त करने के बाद लगभग 1500 हाथी मिले जो मनकोट के हमले में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध काम आए और सिकंदर शाह सूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे प्राणदान दे दिया। फिर उसके बाद उसने जो है विस्तार करना शुरू किया। मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खान देश को 1601 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस साम्राज्य का जो विस्तार था वो बहुत बड़ा हुआ और 1585 में उत्तरी पश्चिमी राज्य के सुचारू रूपांतरण के लिए अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। तो यानी कि उसने दिल्ली से राजधानी आगरा और आगरा से भी लाहौर में भी कुछ समय उसने राजधानी रखी और अपनी मृत्यु के पहले ही अकबर ने सन 1599 में वापस आगरा को राजधानी बनाया और अंत तक यहीं से शासन, तो यानी कि मुगलों की जो राजधानी है वो फिर हो गई आगरा। सल्तनत काल में दिल्ली राजधानी हुआ करती थी, बीच में जो है इसे
आगरा ले जाया गया और बाद में फिर लाहौर कुछ समय के लिए रखा, उत्तर पश्चिम में एक तरह से साम्राज्य विस्तार के लिए, और बाद में फिर इसको आगरा जो है एक तरह से वापस इसको आगरा शिफ्ट किया गया। तो अगर हम प्रशासन की बात करें तो 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल ली थी, यानी कि लगभग 4 वर्षों बाद 18 वर्ष की उम्र में एक तरह से बैराम खान को बाहर निकाल दिया और उसको भेज दिया हज करने के लिए, और वहीं पर उसकी हत्या हो गई। तो ये भी बड़ा एक विवादित विषय है कि उसकी हत्या किसने की, कैसे हुई, लेकिन 1560 में एक तरह से उसके बाद उसका शासन जो है महिलाओं के बीच में था, ऐसा ही माना जाता है। तो इस शासन को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है इतिहास में। ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा आता है, यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि पेटीकोट शासन किसका था, तो वो भी अकबर के समय में था, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ और उसकी जो बहनें थीं या उसकी जो पत्नियाँ थीं, उनका कहीं ना कहीं उसमें सत्ता में दखल था। तो फिर उसके बाद बहुत सारे विद्रोह हुए, उज्बेक विद्रोह हुआ, मिर्जा भाइयों का विद्रोह हुआ, और उसके बाद उसने जो है अपने धीरे धीरे आमेर के शासक से समझौता किया, आमेर के शासक भारमल के साथ समझौता किया, उसकी पुत्री से विवाह किया जिसका नाम जोधाबाई इतिहास में माना जाता है। उसने धीरे धीरे हिंदुस्तानों पर जो जजिया कर था उसको भी हटा लिया। तो ऐसा माना जाता है उसको इसलिए वो थोड़ा सा हिंदू लोगों के साथ भी उसके संबंध अच्छे थे। अगर हम मुद्रा की बात करें तो अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित कर की, और इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छपाई जो है प्राप्त हुई है। और टकसाल में जो है कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल सूद देने में सक्षम था तो वह किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था, ऐसा भी माना जाता है। अगर हम पानीपत का दूसरे युद्ध के बाद हेमू को मारकर दिल्ली पर अकबर ने पुनः अधिकार कर लिया और इसके बाद अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद मैंने उसकी नीतियों के बारे में बात की। अगर हम बात करें तो विवाह संबंध, आम्बेर के कछवा राजपूत राज भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के लिए कुछ समय बाद ही प्रवेश किया और अपनी राजकुमारी हरकाबाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, अकबर से विवाह करवा दिया, और उसके जो है वह विवाह प्रावधान मुस्लिम बन गई और उसका नाम मरियम उज जमानी कहलाई। देखो कितना इतिहास में कैसा लेख है ये, कि राजा भारमल ने अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और उसने अपनी बेटी को मुस्लिम बना दिया। तो ये जो राजा भारमल है उसने शुरुआत कराई वैवाहिक संबंधों की। धीरे धीरे ये संबंध और आगे बढ़ते गए और इस तरह से जो है बाद में उसका जो पौत्र था मानसिंह, वो उसका सेनापति बना। तो लेकिन इसमें एक राजा था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, यानी कि जो सबसे महान जिसको कह सकते हैं, जिसने गर्दन नहीं झुकाई लेकिन वो अंत तक लड़ते रहे। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महान महाराणा प्रताप ने जो है इसमें इस तरह से हमेशा के लिए जो है अपना सर नहीं झुकाया और वो अंत तक लड़ते रहे। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर के एक प्रसिद्ध दरबारी राजा मानसिंह ने अकबर की ओर से जो हाड़ा राजा सुरजन हाड़ा के एक संबंध प्रस्ताव भी लेकर आया था, जिसे सुरजन सिंह ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे अपनी किसी पुत्री का विवाह अकबर के संग नहीं करेंगे। अंततः कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुए, किंतु सुरजन को गढ़ कटंकार अधिभार सौंपकर सम्मानित किया गया। और इस तरह से गढ़ सिवान के राठौड़ कल्याणदास ने मोटा राजा राव उदय सिंह और जहांगीर को मारने की धमकी भी दी थी, जो महाजहांगीर उसका पुत्र था। और उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करने का निश्चय किया था। तो ये इतिहास में बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो कई बार मिलती हैं। अगर हम बात करें कामुकता की तो ऐसा माना जाता है कि अकबर ने वैश्यावृत्ति को जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी इतिहास में एक मतलब माना जाता है ऐसा कि जो है वैश्यावृत्ति को संरक्षण ये भी दिया था आपके अकबर साहब ने। और पुर्तगालियों के संबंध 1556 में अकबर के गद्दी लेने के बाद पुर्तगालियों ने महाद्वीप के पश्चिम तट पर जो है मतलब एक तरह से उनका आगमन हुआ और उन्होंने जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अपने संबंध बनाने प्रारंभ किए। तुर्कों से भी संबंध अकबर के रहे। धर्म की बात करें तो उसने दीन इलाही धर्म चलाया। तो इस तरह की चीज़ें जो है, और हिंदू धर्म के साथ उसका लगाव, जैसे जजिया कर उसने हटाया। तो इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मिलती हैं कि वो एक तरह सेकुलर जो है सम्राट माना जाता है, कि उसने सभी धर्मों की जो है सम्मान किया, उचित सम्मान किया। बाद में जब पुर्तगाली आए तो ईसाई भी भारत में आए, उनका भी धीरे धीरे। तो ऐसा माना जाता है कि इन सब में जितने भी मुगल राजा हैं उन सब में वो एक ऐसा सेकुलर, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष सम्राट था जिसने सभी धर्मों का उचित सम्मान दिया। और जो है तो इस तरह से एक अकबर के नवरत्नों के बारे में बड़ी चर्चा होती है। अगर अकबर के नवरत्नों की चर्चा करते हैं तो उसके 9 रत्न थे। एक का नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जो था एक तरह से
उसने पूरे इतिहास को जो है कलमबद्ध करने का कार्य किया और इतिहास में अकबरनामा एक पुस्तक लिखी और आईन अकबरी भी उसने ही लिखी। फैज़ी एक उसका दूसरा जो था नवरत्न था, और फैज़ी जो है अबुल फजल का भाई था और वह फ़ारसी में कविता का लिखा करता था। वह गणित के शिक्षक भी था। और मियाँ तानसेन वैसे तो एक ब्राह्मण, मतलब अगर हम इन नवरत्नों की बात करते हैं तो ये नवरत्न जो थे आपके तानसेन वैसे एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में वो इस्लाम में परिवर्तित हो गए। वो संगीतज्ञ थे। तो अबुल फजल, फैज़ी और मियाँ तानसेन, राजा बीरबल जो थे एक तरह से उनके सबसे प्रिय नवरत्न थे और एक तरह से उनके मंत्री का कार्य किया करते थे, उनको एक तरह से सलाहकार थे। राजा टोडरमल जो एक उनके वित्त मंत्री होना कह सकते हैं, उन्होंने जितना भी है ज़मीनों को का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भूलेखा जोखा है उसको मापन की प्रणाली या चकबंदी जो व्यवस्था भारत में जो करी वो राजा टोडरमल ने की। तो राजा टोडरमल का अगर नाम आता है तो चकबंदी व्यवस्था भारत में अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था पहली बार राजा टोडरमल लेके आए। और राजा टोडरमल भी एक दरबारी थे और राजा टोडरमल जो है भूलेखा जोखा के बारे में उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो एक तरह से वित्त मंत्रालय जो देखा वो एक तरह से राजा टोडरमल के हाथ में था। राजा मानसिंह, मैं आपको बताना चाहूँगा, जोधा भाई के या हरका भाई के भतीजे, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से कछवाहा राजपूत थे और अकबर की सेना के प्रधान सेनापति भी थे। अब्दुल रहीम खाना एक कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। फ़ाकिर अज़ीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे और मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। तो इस तरह कुछ सलाहकार थे, कुछ संगीतज्ञ थे, कुछ वित्त मंत्री थे, कुछ मतलब इस तरह से लगभग 9 नवरत्न जो हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की चर्चा हम करते हैं, जब हम उस समय जो है राजा विक्रमादित्य के समय में अगर हम बात करें तो वो समय भी एक तरह से भारत की कला संस्कृति के बारे में उसमें बहुत विकास हुआ। इसी तरह से अकबर के जो नवरत्न हैं उन्होंने भी एक तरह से देश को आगे ले जाने का कार्य किया और भारत के दिशा में, यानी कि भारत को नई दिशा देने में एक नया प्रयास किया। तो मैंने आज जो आपसे विस्तार में चर्चा की वो अकबर के बारे में चर्चा की। अकबर के मैं फिर कभी एक लंबी वीडियो बनाना चाहूँगा, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा था तो ये वीडियो मैं लेके आया और शायद ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। और मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर विदा लेना चाहूँगा। अगला वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।